पूरी डिमांड को खत्म नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली क्या पता चल रहा है, डिमांड अभी भी ज्यादा है। सेलर के रिजेक्शन के बावजूद प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंगली डिमांड कम नहीं हो पाई, तो इधर जाएगी प्रॉपर कॉल की ट्रेड। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, और क्या बोल रहे थे? हाँ, ये जो फॉर्म है ये प्रॉपर, ये करेक्टिव है और ये एक नेकलाइन है, बिल्कुल है, और ये शोल्डर है। क्यों? जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, बायर ऊपर आया, सेलर नीचे आया, फिर बायर वापस ऊपर नहीं आ पाया। देखो, बायर ने 2 टाइम ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं आ पाया, 3 टाइम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऊपर नहीं आ पाया। इसका मतलब ये प्रॉपर हमारा शोल्डर। इस चीजों पे स्पीड लाओ। और ये, और एक बात बताऊं, इस पे स्पीड लाने में आपको मुश्किल से 4 दिन चाहिए, 3 से 4 दिन स्पीड आ जाएगी। मेजर स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस बंदे डरते हैं क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर को ढंग से, क्या चीज, तो इतना जूम आउट ठीक है ना, बहुत बढ़िया है, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए, ठीक है ना। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे काम करो, मजा आएगा। और जो मैंने वीडियो भेजी है भाई, इतनी अल्टीमेट वीडियो बनी है, आज का ही सेशन था सुबह का। भाई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर वही आपके वाला के सर मेजर स्ट्रक्चर और मेजर ट्रेंड में क्या फर्क है। भाई ने ये पूछा मेरे से, मेजर स्ट्रक्चर और मेजर ट्रेंड में क्या फर्क है। फिर मैंने उसको शुरू से A to Z बताया, तब उनको समझ आया, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल आपने पकड़ बना ली, बिल्कुल यही चाहता था जो आप बना रहे हो, बिल्कुल। देखो, एकदम मत सोचोगे यार सर तो कैंडल तक चले गए, मेजर माइक्रो तक आ गए और बचा कुटा माल भी दे दिया, हम अभी मेजर पे बैठे हैं। ब्रो, एकदम उधर मत टप्पा मारो, अभी मेजर पे हो, मेजर पे ही रहो। जब तक आपको, देखो, हमें खुद को पता लग जाता हम कितना पानी में है। हम तो दुनिया वालों के आगे बस ये दिखाते हैं कि हम 30 वायर खाए, हमें खुद को पता हम क्या है, लेकिन हम चाहते नहीं कि दुनिया वालों को पता लगे कि हमारे अंदर वीकनेस क्या है, इसलिए हम अपनी थोड़ी बड़ाई करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरा मेजर स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर हुआ है या नहीं। आप चाहे 4 बंदों को बोल दो, अरे मैं तो मास्टर हो गया मेजर स्ट्रक्चर में, लेकिन आपको अंदर से पता है मैं कितना क्लियर हूं या नहीं। अगर आपको लगता है कहीं गिल्टी है तो मेजर स्ट्रक्चर पे काम करते रहो। जरूरी नहीं है एकदम यार हफ्ता हो गया मेजर पे ही काम करो, अब बस अब मन नहीं करा चलो माइक्रो पे चलते हैं, नहीं। आपने हर पर्टिकुलर इन सेटअप्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि चार्ट ओपन करते ही कटक 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 बारीकियों पे ध्यान गया और बस शुरू भी हो। समझ गए ना? वो स्पीड चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा है बोले कि हाँ भाई चलो अब ट्रेड करो, तो आप अब सोच रहे हो कि यार मेजर में मेरी इतनी स्पीड नहीं है, माइक्रो में नहीं है, मैं मेरी ट्रेड स्किप हो जा रही है। उससे क्या होगा, जब आप जल्दी मेजर को 5 दिन दे दिए, माइक्रो को 5-7 दिन दे दिए, कैंडल को 5-7 दिन दे दिए, उसके बाद जब आप बैठोगे ना, आपसे होगा क्या, आपकी ट्रेड स्किप होंगी। जी सर, बहुत ट्रेड स्किप होंगी। क्यों? ना आप इसके मास्टर, ना आप इसके मास्टर, ना आप इसके मास्टर, बस पेशेंस नहीं था, इस वजह से आप रियल पे आके बैठ गए। जी सर, समझे ना? बाकी ऑल ओवर बहुत बढ़िया। जी क्लियर? जी। अब हमने कल क्या देखा था इस पे? क्या सर? हाँ, ये वो ओटीसी मार्केट और ये फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या होता है? ओटीसी और रियल, फॉरेक्स तो नहीं बोलते हम, ओटीसी और रियल, क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं करते। ओटीसी और रियल मार्केट होता है। ओटीसी का फर्क क्या होता है? देखो, बंदे एक अफवाह फैलाते हैं कि अरे ओटीसी पे करेगा, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, सारा कंट्रोल ब्रोकर के हाथ में होता है। सब पागल बनाने वाली बात है, सब पागल बनाने वाली बात है। ये बंदे हुआ एक्सक्यूज करते हैं, इसको मैं प्योर नाम दूंगा एक्सक्यूज का। ये वो बंदे एक्सक्यूज करते हैं जिनको गैप अप गैप डाउन से खेलना नहीं आता। अच्छा, राइट। जिस बंदे को गैप अप गैप डाउन से, आप मेरा इंस्टाग्राम अभी मेरे से बात करते हुए, मेरा इंस्टाग्राम मेरी 1100 से ज्यादा पोस्ट है जिसको मैंने डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर रखे हैं। 1100 से ज्यादा पोस्ट है, उसके अंदर जाके देखो, आपको 70% मेरी जो एक्यूरेसी है, 70-80% मैं बोलूंगा वो ओटीसी है। क्यों? मैं गैप अप गैप डाउन से खेलना चाहता हूं। जी सर। और आप खुद बताओ, अगर ये बात सच होती कि ओटीसी ब्रोकर के हाथ में है, तो एक चीज बताओ, एक छोटी सी हेर फेर से प्राइस डिफरेंट हो जाता है, एक छोटी सी मैनिपुलेशन से प्राइस डिफरेंट हो जाता है। तो जब मंडे को मार्केट खोलेगी, अब सैटरडे संडे के अंदर ब्रोकर की गलतियों की वजह से वो इतना प्राइस चेंज हो चुका है, तो रियल मार्केट जब ओपन होगी तो वो कहां ही जाके खुलेगी। हाँ, वही है कि नहीं? तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि ओटीसी में वो होता। हाँ, बेशक आप कह सकते हो कि हाँ 15
12, 15, 20 कैंडलों में जाके एक आधी कैंडल में कर सकता है, इतना मैं मानता हूं। इवन 10 कैंडल 12 कैंडलों में मैं मानता हूं ब्रोकर हल्की छेड़खानी कर दे, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसको भी पता है मेरा प्राइस दूसरी जगह ही भाग जाएगा। जी जी समझ गए ना? तो ये चीजें मिथ है, ये बेवकूफी है, ये उनके एक्यूज हैं जो सिर्फ स्ट्रेटजी बेस पे चलते हैं, उनको पता ही नहीं प्राइस एक्शन है क्या। ये वही, और आपको भी पता है मार्केट में 75% यही बंदे भरे हुए हैं। कौन से? स्ट्रेटजी बेस्ड वाले। ठीक है ना? तो छोड़ो उनकी बातें, ऐसा कुछ नहीं, सब जगह दोनों मार्केट अच्छी है, बिल्कुल कर सकते हो। बुरा मत माना, मैं हर चीज को थोड़ा डेप्थ बताता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि वो डाउट है मेरा, वो मैं भी वही समझता था जो आपने बताया वो। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हर जगह करो। मैं चीजों को थोड़ा ज्यादा ही खोल के समझाता हूँ, क्योंकि ब्रो देखो, मैंने भी ये जब स्ट्रगल किया तो मुझे पता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज दिमाग में रह ना जाए। मैं इसलिए चीजों को बहुत डीपली और लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी रट्टाफिकेशन पे विश्वास नहीं करता। चलिए ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था? बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद बायर ने क्या पता किया कि भैया इस एरिया में सप्लाई है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब बायर का मोमेंटम उस जगह पर जा रहा होगा। मेरा मतलब मोमेंटम से मतलब ये नहीं कि मोमेंटम ही बनेगा, उसमें 2-3 कलर चेंज भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि जो रिसेंटली कैंडल जो रेजिस्टेंस लेवल, जो हमारा टारगेट हमने सेट कर रखा है, अब आपको मेजर स्ट्रक्चर के बाद टारगेट्स अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। ठीक है? तो आपको अब आप रेजिस्टेंस लेवल पर बायर पहुंचा, हमने देखा यार बायर के अंदर तो अपर रिजेक्शन बहुत अच्छी खासी आ रही है, मतलब सप्लाई हो रही है। अब सेलर ने अपनी सप्लाई दिखाई, जी मेरे पास इतनी सप्लाई है। अब आधे बंदे को तो माल मिल गया, आधे बंदे निराश हो गए भैया कि इतनी सब डिमांड थी, इतनी डिमांड थी, इतनों को माल मिल पाया, इतने रह गए। अब वही चीज है, वो 3 सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो मैंने कल बताई थी। अगर वो उसके अलावा अगर बाय ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, क्या समझोगे? मार्केट के अंदर डिमांड जो रिमेनिंग बायर्स थी वो एक्साइटेड थे, तभी तो महंगे में खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट परचेजिंग 1000 रुपीज तक हुई थी, उसके ऊपर परचेजिंग हुई नहीं। अगर बायर 1000 रुपीज के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? बायर एक्साइटेड है। ठीक है ना? अब बायर एक्साइटेड है तो वो कहां जाएगा? बताओ मुझे। क्या क्या? रेजिस्टेंस लेवल नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, आपने रेजिस्टेंस लेवल नहीं बोलोगे, जहां पर सप्लाई दिखेगी, सेलर शॉप, जहां पे शॉप होगी, जहां पे रेजिस्टेंस लेवल ऐसा होगा जहां पे सप्लाई दिखेगी मुझे, हाँ भाई कि इस डिमांड के अकॉर्डिंग, और आपको धीरे धीरे पकड़ बनने लग जाएगी भैया डिमांड के अकॉर्डिंगली मेरे को कौन सा लेवल पकड़ बनानी है, वो भी समझ आने लग जाए। ठीक है ना? अब बायर पहुंचे फिर एक नेक्स्ट दुकान पर, फिर पता किया जी हम अब ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो गई, इससे मान लो पहले इसमें मैंने 10 का एग्जांपल दिया था, इधर 12 का एग्जांपल मान लो, 12 बंदे हैं जिनको माल चाहिए। अब 12 बंदे पहुंचे एक दुकान पर, दुकान वाले ने दिखाया जी मेरे पास तो इतनी सप्लाई है। फिर बायर निराश हो, यार डिमांड थी इतनी, 12 बंदे मिले, 6-7 बंदों को हम बाकी रह गए। अब दोबारा बायर अगर एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और अगर सेलर अभी भी रिमेनिंग, अब ध्यान रखना कई टाइम करेक्शन की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, मैंने कल बताया भी होगा। तो अगर करेक्शन की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी तो बायर जब ऊपर जा रहा होगा ना, तो यही कैंडल मतलब मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, सेलर बोलेगा जी यहां से मेरी करेक्शन स्टार्ट हुई, सेलिंग स्टार्ट हुई और यहां तक मेरी खत्म नहीं हुई, मैंने बोला है मेरी सप्लाई खत्म हो गई। ठीक है? तो तुम मेरा लेवल कैसे तोड़ सकते हो? तो वो बार बार इसके अंदर हरकत दिखाएगा और इस सिचुएशन में डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश करे। ठीक है ना? क्योंकि 1000 रुपये अगर 1500 रुपए में बायर को माल मिल रहा है तो वो बेवकूफ है, वो महंगे में खरीदने जाएगा। एक ही सिचुएशन है कि वो रिजेक्शन के बावजूद, सप्लाई होने के बावजूद वो लेवल को तोड़े, वो तब कि जब बायर को पता है कि मेरी डिमांड इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे गोडाउन में पड़ा हुआ माल मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ बराबर। ठीक है ना? मतलब रिजेक्शन के बावजूद, रिजेक्शन के ये रिजेक्शन आ रही है, फिर रिजेक्शन आई, लेकिन डिमांड कम नहीं हो पाई, तो समझ आना अरे यार सागर पापा तो बायर एक ही सिचुएशन में लेवल को तोड़ेगा कि अगर रिजेक्शन के बावजूद जो अभी आपके चार्ट पे दिखाई थी डिमांड कम ना हो,
ऐसी सिचुएशन में ही वो लेवल को तोड़े। क्लियर हुआ? अब बायर ने फिर इस लेवल को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके नेक्स्ट जगह पर पहुंचा, नेक्स्ट सप्लाई जोन पर। अब नेक्स्ट सप्लाई जोन पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि बायर ने फिर पता किया, हाँ जी भैया अब नहीं, अब ये से बायर फिर बोला कि ये बायर फिर पहले से थोड़े बड़े हो गए, मान लो 15 बंदों ने बोला भैया हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हम 15 बंदे, आपके पास कितना कार्टून है मेरे को देने के लिए, कितना माल है, ठीक है। अब सेलर ने इस बार हमने देखा शोल्डर को तोड़ रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मार्केट में शोल्डर टूट रहा है इसका मतलब बायर फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। ठीक है ना। अब सेलर ने शोल्डर को ब्रेकआउट करके बहुत बड़ा सिग्नल दिया जो हमारे सिर के ऊपर से चला गया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है ना। बायर सेलर शोल्डर को ब्रेकआउट करके कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी भाई जी, जितनी सप्लाई आपकी है, मेरी जितनी डिमांड आपकी है उतनी सप्लाई मैं आपको दे सकता हूं। शोल्डर का ब्रेकआउट करके वो ये होता है। अब शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद हम, जरूरी नहीं है शोल्डर का ब्रेकआउट, उसके बाद आ जाती है ट्रेंड लाइन, हाँ ठीक है ना। अब सेलर ने अगर शोल्डर को भी तोड़ दिया, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दी, अब हमें कंफर्म हो गया कि भैया ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला, ये जाके ही रहेगा नेकलाइन। क्लियर? नेकलाइन पे आने का मतलब जैसे ही मार्केट सेलर नेकलाइन पे आ जाए, इसका मतलब क्या, इस सेलर ने बोला इस बायर को कि जितनी तुम्हारी डिमांड थी उतनी मैंने सप्लाई आपको दे दी, मेरे पास इतनी सप्लाई अवेलेबल है, इसका मतलब इक्वालिटी हो। जी सर। मतलब जब वीक पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी की नेकलाइन तक आ जाए, सीधा आपने मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी वाइज आपने सोचना है इक्वालिटी आ गई। समझ गए ना? अब इक्वालिटी आ गई, लेकिन हमने, अब आपने, मैंने आपको बोला इक्वालिटी होगी, आपने बोला आ गई, लेकिन ये फॉर द टाइम के लिए, अभी के लिए है कि हमें दिख रहा है कि इस वेव ने इस वेव को डोमिनेट कर दिया। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, सप्लाई पहले के कंपेयर बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, राइट, ठीक है ना। सप्लाई पहले के कंपेयर बढ़ गया, तो अब क्या होगा, अब आपको बायर वाइज और सेलर वाइज पहले मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी बनानी है। और ये चीज ध्यान रखना है, जब मैं माइक्रो स्ट्रक्चर सिखाना शुरू करूंगा ना, ये चीजें भूल मत जाना, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी की अपनी वैल्यू है, माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टोरी अलग वैल्यू रखता है, हाँ ठीक है ना। अब बायर वाइज और सेलर वाइज आप क्या सोचोगे कि बायर अभी तक ऊपर इसलिए जा रहा था, महंगे में खरीदने इसलिए जा रहा था क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं थी, इसलिए डिमांड बढ़ रही है। मार्केट में डिमांड इसलिए बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, डिमांड इसलिए बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है। लेकिन जब, अब आप खुद बताओ अपने डेली बेसिस पे, अपने डेली लाइफ में, हमें जब कोई माल खरीदना होता है वो मिल नहीं रहा होता, और लेकिन उसकी नीड ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं, भैया 100 200 500 एक्स्ट्रा ले ले, मेरे को अरेंज करा दे, मेरे दे दे, ठीक है ना। इसका मतलब हम अपनी एक्साइटमेंट शो कर, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अब बायर ऐसा करता हुआ प्राइस, कॉमन सी बात है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है ना। अब हम कभी किसी बच्चे को भी लेके जाते हैं अपने साथ, हम किसी शॉप पे लेके जाते हैं, इवन उसके खिलौने की दुकान पे लेके जाते हैं, तो वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, अरे अरे पापा मेरे को लेना ही लेना है, लेना ही लेना। हम कहता है तू चुप हो जा, मुझे बात करने दे, क्योंकि हमें भी पता है बच्चे की एक्साइटमेंट देख के वो प्राइस कम करने नहीं वाला, ठीक है ना। तो वही बात मान लो, मार्केट में हम अपनी एक्साइटमेंट शो करेंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा, कॉमन सी बात, ठीक है ना। अब मार्केट में सप्लाई बढ़ती देख के डिमांड को बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? घटना चाहिए और कम होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। इसीलिए ये बायर वाइज क्या स्टोरी बनी कि बायर इसलिए प्राइस बढ़ा रहा था, डिमांड बढ़ा रहा था, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। अब सप्लाई जब इनफ है तो बायर की डिमांड को कम हो जाना, कम हो जाना, ठीक है ना। अब बायर की डिमांड को बायर कम नहीं करेगा, सेलर बायर की डिमांड को कम करेगा, क्योंकि अब उसके पास इनफ माल है। अब बायर की, सेलर की सप्लाई को देख के बायर का इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, और सेलर, बायर का इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा तो सेलर के पास इनफ, इवन क्या कहते हैं, एक मतलब बहुत ज्यादा हमें डिमांड नहीं दिखेगी, क्योंकि इंटरेस्ट कम होता है। हाँ, इंटरेस्ट कम होता दिखेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट कम होता दिखेगा तो डिमांड कम होती जाएगी और सेलर उसको माल बेचेगा। अब ये तो मैंने स्टोरी बनाई बायर वाइज, अब सेलर वाइज समझो। सेलर वाइज क्या होगा, सेलर वाइज ये स्टोरी बनेगी कि सेलर नेकलाइन पे आया क्यों। पहली बात, सेलर नेकलाइन पे इसलिए आया क्योंकि फाइनली जब बायर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर आया
तो सेलर ने अपनी सप्लाई जब देनी शुरू करी, रास्ते में उसको कहीं भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बायर नहीं दिखे जो उसके सप्लाई को खरीदे। इनफ बायर्स नहीं दिखे रास्ते में कहीं पे, तभी तो सेलर को नीचे आना पड़ा, वरना उसको दिमाग खराब है, प्राइस को घटाएगा। जी जी ठीक है ना। सेलर इसलिए शोल्डर को ब्रेक करके नीचे आया, रास्ते में कोई भी बायर नहीं आए। ये नहीं आए, नहीं आए होंगे, मार्केट में हरकत हुई होगी ऐसे, फिर बायर थोड़ा ऊपर अपनी डिमांड दिखाई होगी, लेकिन सेलर ने फिर उसको दबा दिया होगा, फिर बायर आए होंगे, फिर दबा दिया होगा, फिर बायर आए होंगे, फिर दबा दिया होगा। मतलब क्या, रास्ते में बायर का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन सेलर की हाई सप्लाई की वजह से बायर की चल नहीं पा रही। जी सर। ठीक है ना, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसे के बाद सेलर नेकलाइन पे क्यों आया? क्योंकि उसको पता भी है रास्ते में कोई खरीदार तो मिला नहीं, मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, अब तुमने मुझे छू दिया, मेरे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है, मुझे तो अपनी एक्टिवनेस शो करनी है, मेरे को तो अपना सप्लाई शो करना है, तो मेरे को रास्ते में माल नहीं मिल रहा, तो मैं अब वहां जाऊंगा जहां पर हाई डिमांड होती है। अब वो कहां जाएंगे? नेकलाइन पे, कि भैया मेरे पास तो माल ज्यादा है, तुम माल तो खरीद नहीं पाए, नेकलाइन पे जाके पता करता हूँ, वहां बायर की बड़ी भीड़ लगी होती है, वहां देखता हूँ माल खरीदते हैं कि नहीं। राइट, ये हो गई सेलर वाइज स्टोरी। हाँ ब्रो। नहीं सर, मेरा एक डाउट था। हाँ। कि सर आपने बोला था कि अगर शोल्डर ब्रेकआउट होता है तो हम नेकलाइन तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। पर सर आपने दूसरे तीसरे लेक्चर में बोला था कि हमें एबीसी जोन में कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ब्रो मैंने बोला स्कैल्पिंग। हेलो। अच्छा। हाँ ब्रो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जिगर भाई को नहीं आ रही। जिगर भाई, जिगर भाई नहीं आ रही उनको आवाज। अच्छा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है, हाँ, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आई है। ठीक है, तो मार्केट आपने बोला कि शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला एबीसी में ट्रेड नहीं कर सकते। एबीसी में आप कैंडल वाइज ट्रेड नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग तो कर सकते हो ना। अच्छा, मेरे को वही डाउट था कि अगर जनरल बाइनरी नहीं कर सकते, फॉरेक्स बाइनरी नहीं कर सकते हो, फॉरेक्स में स्कैल्पिंग या इंट्राडे, मतलब वो क्या बोलते हैं, निफ्टी वगैरह में इन चीजों पे ट्रेड कर सकते हो इजीली। ठीक है ना? हाँ बस क्लियर हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो अब सेलर पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पे उनको चाहिए खरीदार। सेलर नेकलाइन पे क्यों आए? क्योंकि उनको चाहिए बड़े सारे खरीदार। अब खेल शुरू होता है यहां से नेकलाइन के बाद। नेकलाइन के बाद अगर तुम्हें चाहिए कस्टमर, अब तुम्हें अगर कस्टमर मिल रहे हैं तो तुम उनकी सप्लाई दो और उनको खत्म करो, उनकी डिमांड को, उनकी जो भूख है उनको खत्म करो, और उनकी डिमांड को दिखा दोगे, हाँ भैया मैंने तुम्हारी डिमांड खत्म कर दी। ठीक है ना? तो अगर तुम बीच में ही इससे बायर की डिमांड आ रही है और तुम इतने एबल हो, इतने सक्षम हो कि बायर की डिमांड को खत्म कर पा रहे हो बीच में, तो तुम नीचे आओगे। ठीक है? और अगर एक्चुअल में बायर की डिमांड खत्म हो गई तो लोअर रिजेक्शन नहीं दिखनी चाहिए। राइट। और अगर लोअर रिजेक्ट, क्योंकि मार्केट में बायर तो खत्म हो गए, जब बायर मार्केट में खत्म हो गए तो लोअर साइड रिजेक्शन आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी भी लोअर साइड रिजेक्शन आ रही है और अभी भी सप्लाई वीक हो रही है, इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। अच्छा, समझ गए? क्योंकि हाँ, क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई लेकिन फिर भी बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब कंसोलिडेट करेगी अब मार्केट। अब इस जगह पे कंसोलिडेशन स्टार्ट। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है ना? और अगर मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड एक्चुअल में खत्म हो गई और सेलर की नीचे लोअर रिजेक्शन आई नहीं, तो क्या होगा? अब उल्टा हो गया, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले हैं नहीं, तो सेलर क्या करेंगे? बचा हुआ माल की सेल लगाएं। कम प्राइस पर। आपने निफ्टी वगैरह के जो एसएनसी पे ट्रेड करते हैं ना, तो वो कुछ ट्रेडर हैं, वो इसको ना, मैंने जब ये बना दिया, समझ गया सब कुछ, हाँ अच्छे लगे, जब ये सब चीजें बना दी तब मैंने एक ट्रेडर के मुंह से सुना, उसने बोला कि सेल लगने वाली है। तो मुझे तो पहले से पता था क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बना चुका हूं, तो मुझे और अच्छा लगा कि भाई कि एक फॉरेक्स ट्रेडर भी ये चीज बोल रहा है, मतलब मेरी चीजें जो बनाई है मैंने सही बनाई है, जो मेरी डेप्थ में मैं घुसा हूं मैं सही घुसा हूं। मतलब कि सेलर कॉमन सी बात है, अगर मार्केट में खरीदार नहीं है और आपके पास माल भरा पड़ा है तो आप उसको सस्ते में ही बेचोगे ना, रखे हुए अंडा तो देगा नहीं। जी सर। ठीक है ना? तो इसी वजह से मार्केट नेकलाइन को तोड़ देगी। हाँ ठीक है, ये तो हो गई बीच की बात। लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई हाई है तो तुम्हें चाहिए कस्टमर इसलिए चाहिए ताकि तुम माल बेच सको, लेकिन मार्केट में
रिजेक्शन आ रही है लेकिन डिमांड कम नहीं है, रिजेक्शन आ रही है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही। हमें मैक्स टू मैक्स उम्मीद होती है कि शोल्डर तक ये बायर का मोमेंटम लॉस होगा, करे सेलर बायर का मोमेंटम लॉस, बायर की डिमांड को खत्म करेगा और नीचे आ जाएगा। जी सर। हमें मैक्स टू मैक्स कहां तक, शोल्डर तक उम्मीद है, तभी तो हेड एंड शोल्डर बनता है। जी, जी। देखा है ना आपने, जो हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, वो क्यों बनता है, उसके पीछे की डेप्थ ये है, ये है उसके पीछे की डेप्थ, ठीक है ना। मार्केट में अगर सप्लाई इनफ है तो तुम्हें अगर कस्टमर मिल रहे हैं तो तुम सप्लाई दो। अगर तुम सप्लाई शोल्डर तक देते देते आ गए, तुमने उसको वीक कर दिया, तो समझ गए कि भैया मार्केट के अंदर U-turn हो सकता है। अब नेकलाइन पे भी तभी जाएगी, वही बात, नेकलाइन पे भी तभी जाएगी अगर बायर खत्म हो गया तो लोअर साइड रिजेक्शंस नहीं आनी चाहिए। मतलब बीच में बायर आने की कोशिश करेंगे लेकिन सेलर फिर उसको डोमिनेट करेंगे, फिर बायर आने की कोशिश करेंगे, फिर उसको डोमिनेट करेंगे। इसका मतलब भैया नेकलाइन का टाइम आ गया टूटने, जी सर। समझ गए ना। और एक ही वजह से मार्केट के अंदर शोल्डर का ब्रेकआउट होगा कि बायर को सेलर सप्लाई पूरी नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन। अब बंदे सोचेंगे शोल्डर पे स्पिनिंग टॉप बन गई, जो बेवकूफ जो रिवर्सल कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि मार्केट के अंदर जब सेलर डिमांड जोन पर है तो डिमांड एरिया से डिमांड आई तो सेलर उसको रिजेक्शन दे रहा है, मतलब माल उनको बेच रहा है, लेकिन इतनी बेचने के बावजूद डिमांड बढ़े जा रही है, कम नहीं हो रही। या तो बढ़े ना, या तो बढ़े, या तो एटलीस्ट प्रीवियस इतनी कैंडल हो, इसका मतलब डिमांड कम नहीं हुई है, वो लेवल को ब्रेक कर जाए। क्लियर हुआ। इसी टाइम पे मार्केट में ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट होते ही इंस्टेंट ट्रेड नहीं करनी। इंस्टेंट ट्रेड इसलिए नहीं करनी क्योंकि बायर ने जब ब्रेकआउट किया तो ये सेलर गिव अप का टाइम करेगा। अब टाइम आ गया इन सेलर्स का गिव अप का। तो शोल्डर के ब्रेकआउट हो, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, शोल्डर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर के बाद कभी इंस्टेंट ट्रेड मत लो, चाहे साला कितना कंफर्मेशन क्यों, कभी मत लो, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर दोबारा हरकतें हो सकती है, मार्केट सेलर वापस नीचे आ सकता है, और अगर सेलर यहां पे आगे चुपचाप रिट्रेस हो गया, मजा आ गया, अब तो हमें पता लग ही गया, अब यहां से मोमेंटम खींचे, समझे, राइट। ये है पूरा स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर, जो मैं समझता हूं, जैसे मैं स्टोरी बनाता हूं, और मैं जैसा बायर और सेलर की स्टोरी को समझ के, प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करता हूं। कैसा लगा? यस, जतिन जी एक परेशानी होती है इसमें, जो कि आपने बताया। टाइम बचा या खत्म हो गया? नहीं, 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचे, बताइए। इसमें होता ही है कि जैसे कि शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, सपोज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अभी जैसे हम मान ले कि भाई चलो नेकलाइन से वापस बायर्स आए, उन्होंने शोल्डर का ब्रेकआउट किया, फिर जैसे आपने बताया कि अगर वो सेलर रिट्रेस हो जाते हैं तो हमें बाय के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन मोर ऑफन जो मार्केट में हम देखते हैं तो ज्यादातर कंडीशन ये होती है कि वो वहां शोल्डर को ब्रेकआउट करने के बाद एरिया हो जाता है। ऐसे टाइम पे जितने भी ट्रेडर हैं वो ध्यान देना, वो इस एरिया को मार्क कर लेंगे। हाँ, कौन सा ब्रेक करेगा, जब इस एरिया का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट है। हाँ, इसमें क्या होता है, फेक बैकवर्ड हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ब्रेक करेगा, मैंने आपको क्वेश्चन से पहले ही ये चीज बताया कि शोल्डर का नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ब्रेकआउट हो तो एकदम ट्रेड मत करो, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ स्टक एरिया क्रिएट होने लग जाता, मुझे पता है, इसीलिए मैंने इतने ब्रेकआउट होते हैं। हाँ, तभी ऐसे टाइम पे इस लेवल को ड्रॉ करो, ब्रेकआउट हो जाए, रिटेस्ट हो जाए, देखो कैसे भागती, नहीं भागती तो बताना मुझे। जी सर, समझे, अच्छा लगा। एंड हाँ, कई बार एक और चीज होती है, जैसे आपने बताया। ब्रो 1 मिनट खत्म हो गया, फोन कर लेना फिर, ठीक है।